Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ई एंड जेड सिस्टम, ठीक है। तो ई एंड जो जेड सिस्टम हमारा है, ठीक है, इसका जो नॉर्मल क्लेचर है, ठीक है, उसको हम कैसे समझते हैं, ई क्या है, जेड क्या है, ठीक है। जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ई एन जेड सिस्टम को बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसा मैं बोलूँगा कि ई आपका ये फर्स्ट नेम है। ई का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा है देखो, ई का मतलब होता है एंटीजन, ठीक है, जिसका मतलब बच्चों होता है, जिसका एक्चुअल मीन है आपका अपोजिट, ठीक है। जेड जो वर्ड है ये फर्स्ट लेटर आपका लिया गया है कहाँ से बच्चों, जूसा मन से। तो जो जूसा मैन आपको जो दिख रहा है इसका मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर प्लीज ध्यान रखना, जूसा मन का मतलब क्या है, टुगेदरनेस। ई मतलब एंटीजन का मतलब है अपोजिट साइड। अपोजिट आपको देखना है, क्या अपोजिट है, क्या चीज़ आपकी टुगेदर है, क्या चीज़ साथ होनी चाहिए, क्या अपोजिट साइड में होनी चाहिए। तो उसी पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो ई एन जेड सिस्टम जो बच्चों है ना, ये आपके रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के साथ ही वर्क करता है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिंपल एल्केन वगैरह पे लगाते हैं, वहाँ भी हम एक चीज़ खोजने लगे। तो मैंने लिखा है इफ टू सीनियर ग्रुप आर ऑन सेम साइड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड द कॉन्फ़िगरेशन इज जेड। जेड मतलब टुगेदरनेस लिखा है, ठीक है, सेम साइड से रिलेट करना है टुगेदरनेस को। एंड अदरवाइज आपका अगर अपोजिट साइड में होगा तो फिर मैंने बोला बेटा, बोला है सीनियर ग्रुप। अब सीनियर ग्रुप तो ठीक है, लेकिन सीनियर ग्रुप से भी और बेटर मैं यहाँ पे एक और अच्छा सा वर्ड में यूज कर सकता हूँ। क्या, मैं सीनियर वर्ड थोड़ा कम आपको समझ में आएगा, और यहाँ पे थोड़ा एक सिंपल तरीके से मैं बताऊँ कि जो ई एन जेड सिस्टम है, ई एन जेड जो सिस्टम है, ये जनरली बच्चों लेटेस्ट रूल है। जैसे हम लोगों ने सिस ट्रांस पढ़ा था, सिन एंटी पढ़ा अभी तक हम लोगों ने, है ना, प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो ये एक्चुअली में आपका लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट रूल है। तो लेटेस्ट आपका सिस्टम है ये नोमेनक्लेचर का, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिफाइन करने के लिए। तो ये लेटेस्ट रूल एक्चुअली में कहता क्या है, जैसा ऊपर भी मैंने बताया अभी कि टू सीनियर ग्रुप। अब आपको यही समझ में नहीं आएगा कि सीनियर ग्रुप है क्या, तो उसको और मैं थोड़ा और ज़्यादा एलोबरेट करूंगा, तो आई थिंक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं उसी पॉइंट को हम लोग कि किस तरीके से आपको समझ में आए। ओके, तो इस ई और जेड सिस्टम को थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो, यस बच्चों, यस। तो हम ई एन जेड जो सिस्टम है, ई एंड जेड सिस्टम, इसको हम एप्लीकेबल कहाँ करते हैं पहले तो वो बताएंगे। दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल व्हेन व्हेन ऑल फोर डिफरेंट एटम और ग्रुप, फोर डिफरेंट एटम और ग्रुप आर अटैच्ड टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। प्लीज़ बच्चों यहाँ पे समझो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। मैंने लिखा है ए एन जेड सिस्टम इज एप्लीकेबल व्हेन ऑल फोर डिफरेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप आर अटैच टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ये बच्चों मैंने आपको पढ़ा है। रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम बच्चों कौन कौन से थे हमारे पास, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नेक्स्ट था हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रो जिसमें दो पार्ट थे, इमाइनो ऑक्साइम, ठीक है। और उसके बाद आपका था नाइट्रोजन एजो वाला पार्ट था, ये तो आपके डबल बॉन्ड के साथ थे। फिर उसके बाद बच्चों आपके रिंग वाले पार्ट भी जरा याद करो, जिसमें साइक्लो एल्केन आया था, ठीक है, साइक्लो मैं लिख देता हूँ, साइक्लो एल्केन आया हुआ था। फिर उसके बाद साइक्लो एल्कीन आया था। फिर आपके स्पायरो कंपाउंड्स आए थे, बाईसाइक्लो स्पायरो कंपाउंड्स आए थे, बाईफिनाइल्स आपके आए थे, और उसके साथ साथ आपके यहाँ पे एलिन्स भी आए थे अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पे हर जगह आपको मिल रहा था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। तो ये मैं कर रहा हूँ, ई एन जेड सिस्टम इज ए लेटेस्ट रूल, इट इज एप्लीकेबल व्हेन ऑल फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप आर अटैच्ड टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम।
और इस ई और जेड में जो हमारे पास ग्रुप अटैच होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ या रेस्टिट्यूटेड सिस्टम के साथ, तो वहाँ बच्चों एक रूल हम अप्लाई करते हैं जो होता है सिप रूल। हम बोलते हैं बहुत जगह CIP, ठीक है। सिप रूल भी एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रूल के बेस पे हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं प्रायोरिटीज़। वो प्रायोरिटीज़ क्या है? सी का मतलब बच्चों होता है कान, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं, दिस इज कान। और आई का मतलब बेटा होता है इन गोल्ड, ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, बहुत रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं। और पी का मतलब होगा आपका प्रीलॉग, ठीक है। ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनके रूल्स पे ये रूल बच्चों क्यों आए हैं? बिकॉज प्रायोरिटी को डिफाइन करने के लिए जो भी 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप अटैच होंगे, उनकी जो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी प्रायोरिटी कम होगी, उस प्रायोरिटी को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट यहाँ पे आए। उन्होंने देखो कैसे समझाया क्या होता है ई, क्या होता है जेड, उसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे और एक्सप्लेन। तो देखो मैंने बोला था जेड, जेड का मतलब बच्चों क्या है? जेड का मतलब होगा जूसामैन। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। और जूसामैन का मतलब मैंने बताया था बच्चों क्या? टुगेदरनेस। क्या बताया था मैंने? टुगेदरनेस। इसी तरीके से मैंने ई का मतलब बच्चों क्या था? ई का मतलब था आपका एंटीजन, ठीक है, GEGN। एंटीजन का मतलब बच्चों था आपका अपोजिट साइड, अपोजिट, ठीक है। ये अपोजिट क्या होना चाहिए, टुगेदर क्या होना चाहिए? तो यहीं पे मैं बता देता हूँ कि जेड जो सिस्टम है वो ये कहता है कि बच्चों जब हायर प्रायोरिटी, जब हायर प्रायोरिटीज़ के जो ग्रुप हैं या जो एटम है, 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम होंगे बच्चों, आपको बात समझ में आ रही है? तो हम इंडिविजुअल कार्बन एटम को चेक करेंगे, वहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी में एग्जांपल लूंगा ना, भी समझ में आएगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी को बच्चों में शॉर्टकट में HP लिख सकता हूँ, इज नॉट ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो जो हायर प्रायोरिटी वाली जो ग्रुप या जो एटम होंगे, अगर वो आपकी सेम साइड में होते हैं, कहाँ होते हैं बच्चों? सेम साइड में। अगर वो आपकी सेम साइड में मिलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के, तो वहाँ बच्चों हम लोग जेड यूज करेंगे। जेड का मतलब क्या है बच्चों? जूसामैन, ठीक है। तो जूसामैन का मतलब क्या है? टुगेदरनेस। तो मैंने क्या बोल दिया, जरा लेट करो एक साथ, कि अगर यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर टुगेदर एक साथ होते हैं, एक साथ मतलब बच्चों सेम साइड में होते हैं, किसके? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अराउंड, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? जेड यूज करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सेम साइड में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले होने चाहिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के, तो हम लोग जेड यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग ई को समझने के लिए। तो ई सिस्टम एक्चुअली में क्या कहता है? ई सिस्टम आपको इसका रिवर्स हो जाएगा, और क्या होगा? कुछ ऐसा तो रूल होगा नहीं। तो हम लोग ई जो होगा एंटीजन, एंटीजन का मतलब मैंने बोला था अपोजिट। क्या बच्चों बोला था मैंने? अपोजिट साइड। तो मैं क्या बोलूँगा बताओ बच्चों? जैसे मैंने बोला था कि हाईएस्ट, जेड में क्या बोला था? हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली सेम साइड में होनी चाहिए, तो अपन जेड बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी, HP का मतलब बेटा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को, अपन प्रायोरिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? सिप रूल से। और सिप रूल अभी आएगा, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा ध्यान से। जो सिप रूल है, 3 डिफरेंट साइंटिस्टों के जो कुछ स्टेटमेंट हैं, जो रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रायोरिटी निकालते हैं कि किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, किसकी प्रायोरिटी आपकी लोएस्ट है। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर आपके अपोजिट साइड में होंगे, ऊपर लिखा है मैंने, अगर अपोजिट साइड में होंगे, तो वहाँ पे बेटा मैं यूज करूँगा प्रीफिक्स ई में यूज करूँगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्लियर है, कन्फर्म है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सिप रूल क्या है। तो ई और जेड तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो सिप रूल है, कान इन गोल्ड प्रोलॉग जो सिस्टम है, ये जो रूल्स हैं, इसके रूल्स के बच्चों कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो उन रूल्स पे हम लोग चलते हैं और समझते हैं। ओके, यहाँ पे जरा समझो आप, यहाँ पे थोड़ा और क्लियर आपको समझ में आएगा जो मैंने अभी समझाया था। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो लो प्रायोरिटी ऊपर है, ठीक है, यहाँ भी लो प्रायोरिटी ऊपर है, हाईएस्ट प्रायोरिटी नीचे है, हाईएस्ट प्रायोरिटी नीचे है। तो मैंने क्या करा, मैंने इंडिविजुअल कार्बन को पकड़ा जो आपके डबल बॉन्ड से अटैच था, जो आपके रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको मैंने पकड़ा इंडिविजुअल कार्बन को। और आपको पता है कि ऊपर वाला ग्रुप और जो नीचे वाला ग्रुप,
अगर दोनों की प्रायोरिटी बच्चों सेम हो जाएगी तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा ही नहीं, या सेम ग्रुप होगा तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होंगे। जब डिफरेंट ग्रुप होंगे तो किसी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसी की प्रायोरिटी कम। अब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है अपन उस पर ही फोकस करेंगे। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला देखो कहाँ पे है, नीचे है। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इधर नीचे है, तो मतलब मैं बोलूँगा कि सेम साइड में है। तो लिखा है मैंने, द जेड आइसोमर हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो सेम साइड में हाईएस्ट प्रायोरिटी मैंने बोला भी था कि जो HP है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप या जो आपके एटम्स हैं, अगर वो सेम साइड में आ जाते हैं तो फिर वहाँ बच्चों हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, जेड। जेड का मतलब जूशमन, जूशमन का मतलब मैंने बताया था टुगेदरनेस। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। सेकंड हम लोग ई आइसोमर्स पे आते हैं। जेड आइसोमर समझ में आ गया, सेम साइड में हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अब यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी देखो, एक यहाँ पे दिख रही है और एक इधर दिख रही है, तो दिस इज एन अपोजिट साइड। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी इन अपोजिट साइड है तो फिर आपको आंसर दिख रहा है कि सर यहाँ पे ई होगा। ई का मतलब मैंने बोला था एंटीजन, ठीक है, एंटीजन मैंने बोला था। एंटीजन का मतलब बच्चों होता है, एक्चुअल मीन क्या होता है, अपोजिट। तो अपोजिट साइड में हाईएस्ट प्रायोरिटी है क्या, बिल्कुल है। तो द ई आइसोमर हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। अगर ऐसा है तो वहाँ पे हम लोग बेटा क्या देखेंगे कि ये ई आइसोमर्स बोला जाएगा। तो नीचे देखो लिखा है द ई आइसोमर्स हैज़ द टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड एंड जेड आइसोमर्स हैज़ द टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन द सेम साइड। अपोजिट साइड एंड सेम साइड, ये कन्फर्म हो गया। अब चलते हैं शिप रूल को हम समझते हैं। आज शिप रूल है, तो शिप रूल में 3 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो उनके रूल पे हमने क्या करा है, फॉर डिसाइडिंग द सीनियरिटी ऑफ ग्रुप फॉलोइंग शिप रूल आर अप्लाइड। तो पहला रूल बच्चों यहाँ पे है, मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, पहले यहाँ रूल को समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है द ग्रुप विद द फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर। सीनियर मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द सीनियरिटी ऑफ एटम इज, जैसे यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस जो बच्चे ग्रुप लगे होंगे, है ना, जैसे ग्रुप यहाँ पे G1 होगा, ये ग्रुप आपका G2 होगा, ये ग्रुप आपका G3 होगा, ये ग्रुप आपका G4 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ध्यान देना है, सबसे पहला काम आपको है ध्यान देना होगा बच्चों किस पे, एटॉमिक नंबर पे। प्लीज़ ध्यान देना, एटॉमिक नंबर पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहीं पे चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, प्लीज़ ध्यान दो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाउ दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज आयोडीन, दिस इज क्लोरीन, नाउ दिस इज ब्रोमीन। बताओ जरा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी। तो मैंने पहले बोला कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर पे ध्यान दो, तो फ्लोरीन और आयोडीन, इन दोनों में से बेटा किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, आपको पता है आयोडीन नीचे आता है हेलोजन फैमिली में, तो इसका एटॉमिक नंबर बच्चों हायर होगा। तो मतलब ये HP हो गया, है ना। अगर देखो तो ये अगर HP तो ये आपका LP लोएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, मुझे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ही फोकस करना है। इन दोनों क्लोरीन ब्रोमीन में देखो तो नीचे कौन आता है, हाइड्रोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ब्रोमीन यहाँ पे क्या हो गया, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया। और यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया, ये आपका लोएस्ट प्रायोरिटी हो गया। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले देखो सेम साइड में है कि नहीं, बिल्कुल। और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले सेम साइड में तो बच्चों क्या होगा, जूशामन मतलब टुगेदरनेस। तो जेड आइसोमर आपको देखने को मिल गया। मतलब पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत ही क्लियर है। एटॉमिक नंबर के बेस पे हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे, जब भी प्रायोरिटी निकालना है प्लीज फोकस ऑन एटॉमिक नंबर। फर्स्ट रूल आपका यही कहता है। एक एग्जांपल और लेते हैं जरा इसका समझने के लिए, आप जरा सोच के बताना, मैं एग्जांपल देता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाउ दिस इज NH2, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग OH, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पे आपका है क्लोरीन और इधर ले लिया मैंने CH3। बताओ जरा कौन सा HP कौन सा आपका LP होगा और क्या आंसर बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों देखो यहाँ पे नाइट्रोजन सीधा अटैच है, तो मैं क्या बोलता हूँ, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो एटम डायरेक्टली अटैच है ना, पहले उसी का एटॉमिक नंबर चेक करो। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब बताओ दोनों में से HP कौन होगा, दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होगा। आपको पता है जब हम पीरियड में जाते हैं सेकेंड पीरियड में, तो कार्बन है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, फिर आपका यहाँ पे नोबल गैसेस आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरीके से। तो बताओ एटॉमिक नंबर ज़्यादा बच्चों किसका होगा, यही तो ऑर्डर होगा एटॉमिक नंबर का। तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसका अधिक हो जाएगा, ऑब्वियसली बच्चों ऑक्सीजन का अधिक हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो मतलब ये आपका क्या हो गया है, HP, और ऊपर वाला क्या होगा, NH2 हो गया आपका LP। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों एटॉमिक नंबर के बेस पे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
है ना। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल जेड। अब यहाँ क्लोरीन और CH3 में देखो, तो यहाँ बच्चों इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन ही तो सीधा अटैच होगा CH3 का, फिर उस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो यहाँ कार्बन को चेक करना है, कार्बन एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्लोरीन। अब इन दोनों में से अधिक किसका होगा, आपको कॉमन सी बात है कि कार्बन यहाँ पे आएगा, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन यहाँ पे आएगा। तो भाई क्लोरीन तो तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, मतलब यहाँ तो एटॉमिक नंबर आपका बहुत ज़्यादा होगा, तो क्लोरीन हो गया आपका Hp। अब यहाँ पे Hp दिख रहे हैं अपोजिट साइड, देखो यहाँ पे Hp है और एक Hp है, बोथ आर इन अपोजिट साइड। अगर Hp अपोजिट साइड में होगा तो फिर बेटा इसका मतलब एंटीजन हो जाएगा, E आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई है, यस बोलो। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया सभी को, डन। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर सेकंड पे। रूल सेकंड क्या कहता है, रूल सेकंड देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है, हायर मास आइसोटॉप्स इज सीनियर। सीनियर का मतलब वही है बेटा हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हायर मास मतलब अगर आइसोटॉपिक फॉर्म आ जाती है, तो आइसोटॉपिक फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं भाई, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, तो यहाँ डिफरेंट क्या होगा बच्चों, मास नंबर। तो वहाँ पे मास आपका डिफरेंट होगा, तो मास डिफरेंट होगा, उसी के बेस पे हम Hp और Lp को डिसाइड कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोलूँगा इफ एटॉमिक नंबर इज सेम देन प्रायोरिटी इज गिवन दैट एटम व्हिच हैज हायर मास नंबर। एक हम ऐसे भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो आइसोटॉप्स क्या है, यह हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, ट्रीटियम है, ड्यूटेरियम है, प्रोटियम है। यहाँ पे कार्बन के बच्चों देखो C14 है, C12 है, ठीक है। तो प्रायोरिटी बात देखो लिखी हुई है सामने, आपका ये 1s3 वाले की सबसे ज़्यादा, क्योंकि 3 इसका एटॉमिक मास होगा, फिर ड्यूटेरियम 1s2 होगा, फिर प्रोटियम आपका 1h1 होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की बात करो तो कार्बन में C14 वाला, C614 की वैल्यू बच्चों अधिक आपकी प्रायोरिटी में रहेगी C612 का। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज प्रायोरिटी सिस्टम अगर आपके आइसोटॉप्स आ जाते हैं तो। इतनी बात क्लियर हो रही है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे लिए मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ये OH लिया है, नीचे भी अपन ने OH ले लिया है, यहाँ पे ले लिया मैंने ब्रोमीन और इधर ले लिया मैंने क्लोरीन। बताओ Hp यहाँ पे आपका Hp कौन सा होगा और Lp कौन सा होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी तो OH दोनों, अगर यहाँ पे अभी तो OH दोनों सेम है ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे नहीं सर या तो आइसोमर या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं सर बनेगा। मैं चलो चेंज करता हूँ, यहाँ पे 16 करता हूँ इसका एटॉमिक मास, यहाँ पे करता हूँ मैं इसका 18 करता हूँ। अब बताओ तो 16 और 18 में से कौन सा हो जाएगा, आपकी कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन जो 18 वाला होगा एटॉमिक मास, मतलब यहाँ पे आपका जो मास नंबर होगा इसका, ठीक है, हायर मास होगा। तो मतलब ये तो आपका Hp हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला जो है वो आपका हो गया है Lp। तो Hp यहाँ पे नीचे आ गया है। अब जरा क्लोरीन ब्रोमीन में चेक करो तो कौन सा होगा, तो आपको आता है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ब्रोमीन देखो नीचे आएगा, इसका आपका मास ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ब्रोमीन यहाँ पे हो गया आपका Lp, सॉरी Hp, सॉरी बच्चों यहाँ पे Hp हो गया, और ये यहाँ पे हो गया आपका Lp। तो Hp क्या है यहाँ पे अपोजिट साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपका एंटीजन हो गया, सीधा सा आंसर है, ई इज द आंसर, कन्फर्म है। इसके बाद तो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ रूल नंबर सेकंड को ही समझने के लिए। जैसे लिए मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, यहाँ भी क्लोरीन लिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे मैंने ड्यूटेरियम ले लिया। आप बताओ क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, पहला क्वेश्चन मेरा यही है, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे मिलेगा। तो आप बोलोगे बच्चों सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, क्यों, दोनों ही क्लोरीन सेम है। अब मैं क्लोरीन को चेंज करता हूँ, ये क्लोरीन को मैं करता हूँ ये 35 इसका मास, और इसकी बात करता हूँ 37, दोनों में से बताओ कौन सा अधिक हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 37 वाला, तो ये हो गया आपका यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी, और ये क्लोरीन हो गया आपका लोएस्ट प्रायोरिटी। Hp को ही फोकस करना है। अभी इधर आ जाओ, ड्यूटेरियम का मतलब बच्चों होगा 1s2, और ये जो ऊपर देखा हाइड्रोजन ये आपका प्रोटियम ही है, मतलब ये 1h1 है, इसका 1 मास है, इसका 2 है, तो ये आपका ड्यूटेरियम क्या हो गया है, लिखा भी है देखो सामने, यहाँ देख लो आप, तो ये हो गया आपका यहाँ पे Hp, और ऊपर वाला हो गया आपका Lp। तो नीचे Hp है, तो देखो Hp क्या है, दोनों सेम साइड में, तो आंसर विल बी Z, जो समान आपको मिलेगा टुगेदरनेस आपको मिल जाएगी। ये रूल कंफर्म हो गया है, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर थर्ड को समझने के लिए। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप इज आइडेंटिकल। अगर पहला एटम अगर आपका आइडेंटिकल हो जाता है, जो डबल बॉन्ड स्टेटस था उसके साथ, देन सेकेंड एटम इज ऑब्जर्व फॉर। तो सिनेटिकली सेकेंड एटम की तरफ आपको जाना है। जैसे यहाँ समझो, आप इस एग्जांपल को समझते हैं। मैंने बोला है कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मैं एक्सपांड करता हूँ बच्चों, और बाकी यहाँ पे एक क्लोरीन है। देख लिया आपने, ये सेकेंड ये आपका इधर वाला हो गया। अब मैं इसको समझता हूँ, इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, बाकी आपका OH है। इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट होगी देखो। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, मैंने बोला कि जब
फर्स्ट कार्बन जो आपके हैं वो अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट सेकंड कार्बन पे जंप करना है ना, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। तो ये कार्बन सेम है, ये भी कार्बन सेम, यहाँ पे हाइड्रोजन भी सेम दिख रहे हैं, वो भी सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ से ये जो इतना पूरा ग्रुप दिख रहा है तो यहाँ से तो आंसर बनेगा नहीं क्योंकि ये दोनों सेम है। तो हम नेक्स्ट एटम यहाँ पे कौन है, क्लोरीन, और यहाँ पे नेक्स्ट एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो दोनों में से एटॉमिक मास, दोनों एटॉमिक नंबर पहले चेक कर लो, तो दोनों में से विसिनिटी किसकी आएगी, तो सीधा आंसर होगा बच्चों क्लोरीन। क्योंकि क्या होता है देखो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन पीरियड की बात कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड की कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो आपको क्लोरीन ऑक्सीजन को चेक करना है, तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आएगा। तो क्लोरीन तो बच्चों यहाँ पे काफ़ी हाईएस्ट प्रायोरिटी में, तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, और ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया आपका लोएस्ट प्रायोरिटी में। तो ये आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी में चला जाएगा, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये भी पूरे के पूरे एक्सपेंड किया है, यहाँ पे CH2NH2 है तो इसके प्रायोरिटी देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन के बाद भी आएगा तो इससे लीस्ट हो जाएगा। फिर कार्बन देखो यहाँ दिख रहा है इसके बाद, तो वो और इससे लीस्ट हो जाएगा, लीस्ट प्रायोरिटी में जाएगा। और CH3 में 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन है तो इस सबसे लीस्ट हो जाएगा। ये आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि इफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर सेम देन बी चेक एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम। तो इसके बेस पे हम लोग देखो क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लेके क्वेश्चन लेते हैं ज़रा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ ले लिया मैंने CH2NCl, इधर लिया है मैंने CH2N ब्रोमीन, ठीक है। और ध्यान से देखो आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे अपन कर लेते हैं, पहले तो CH2 आएगा, फिर इसके बाद आपका यहाँ CH3 आएगा, और नीचे हम लोगों ने ले लिया है CH3। बताओ जरा यहाँ पे आपका E होगा, Z होगा, क्या होगा, किस तरीके से आंसर बनेगा। तो देखो इन दोनों को समझने के लिए तो अभी मैंने एग्जांपल भी आपको एक दिया था, यहाँ पे दिख रहा होगा CH2 सेम है दोनों जगह, तो उससे आंसर बनेगा नहीं, है ना। तो आप क्लोरीन पर जंप कर जाओ, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में से बच्चों ब्रोमीन नीचे आता है, तो मतलब ये वाला ग्रुप हो गया आपका HP हाईएस्ट प्रायोरिटी, और ये वाला ग्रुप क्या हो गया आपका लोएस्ट प्रायोरिटी। इन दोनों में ज़रा चेक करो, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी में आएगा। तो पहले देखो एक कार्बन, फिर अब यहाँ भी एक कार्बन है, उसके बाद देखो यहाँ पे कार्बन है, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ऊपर वाला ग्रुप क्या हो गया, ऊपर वाला ग्रुप हो गया आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी में, और नीचे वाला ग्रुप क्या हो जाएगा आपका लोएस्ट प्रायोरिटी में। आप ऐसे भी कंपेयर कर लो क्या बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन होगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो CH2 से तो कैंसिल नीचे आप कर लो, तो बचेगा अभी भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे हम जंप करेंगे नेक्स्ट एटम पे तो कार्बन मिलेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, कार्बन की प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा होती है, इसलिए ऊपर वाला HP होगा, नीचे वाला LP हो गया। अभी देखो इन दोनों में आप चेक करो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, अपोजिट साइड में है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया आपका एंटीजन। E इज द आंसर। समझ में आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं, इसी रूल को और थोड़ा सा समझने के लिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लगाया मैंने कार्बन के साथ एक CH3 इधर, एक CH3 मैंने यहाँ लगा लिया है, और एक CH3 अपन ने यहाँ लगा लिया। ध्यान देना बच्चों, एक ही कार्बन पे 3 CH3 लगा लिए मैंने, ठीक है, बैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड है। हाइड्रोजन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, 2 CH2 लगा लेता हूँ। आपको बताना है HP कौन सा होगा और आपका LP कौन सा होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी। ये आपका यहाँ CH2 हो गया, इसके साथ यहाँ पे अपन लगा लेते हैं एक हाइड्रोक्सी ग्रुप OH लगा लिया मैंने, और इधर लगा लेते हैं हम लोग कार्बन, जिसके साथ 3 CH3 मैं लगाता हूँ। अब बताओ HP LP कौन सा है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस रूल्स पे डिपेंड रहो, है ना, रूल्स को देखते रहो, और क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आसान है। HP LP कौन सा होगा, ऑब्वियसली इन दोनों में पहले चेक करो, तो ऊपर वाला आपको मिल जाए। क्यों, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ भी कार्बन दिख रहा था, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसके ऊपर देखो यहाँ पे कार्बन, नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, ऊपर वाले में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो पता है कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस है आपका, ऊपर वाला HP बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। नीचे वाले में क्या है, हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन है, ऊपर वाला HP हो गया, नीचे वाला LP हो गया। इन दोनों में चेक करो, यहाँ पे देखो 3 कार्बन आपको, 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3 कार्बन है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो गया आपका HP, और नीचे वाला हो गया आपका LP। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे आपकी है, सेम साइड में ऊपर की तरफ, तो आंसर विल बी Z, टुगेदरनेस। Z आपका यहाँ पे आंसर हो गया है, इतना कन्फर्म हो गया है। चलो और भी एग्जांपल लेते हैं इसको और बेटर समझने के लिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ले लेते हैं अपन CH2Br, और इधर ले लिया मैंने यहाँ पे NH2, और नीचे मैंने ले लिया यहाँ पे आपका CH2OH,
बताओ जरा HPLP कौन, अब तो बिल्कुल आंसर बनेगा। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन है, तो ये आपका सीधा हो गया है HP। ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है पहले, तो ये आपका हो गया यहाँ पे HP इन अपोजिट साइड, तो आंसर विल बी E। कितना आसान है, बिल्कुल इतना आपको समझ में आ गया होगा, कन्फर्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रूल 4। तो फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल बच्चों ये कहता है टू असाइन ए प्रायोरिटी टू एन एटम दैट इज ए पार्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ट्रीट ए मल्टीप्लाई बॉन्डेड एटम एज ए इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगली बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जरा इसको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आएगा। देखो, जिसको मैं सबसे पहले देखो ऐसे बताता हूँ फर्स्ट यहाँ पे, कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपको मिल रहा है, डबली बॉन्डेड सिस्टम आ गया मल्टीपल बॉन्ड वाले, तो हम कैसे समझते हैं आंसर? तो देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, इसमें से एक कार्बन, कोई सा भी एक कार्बन आप उठा लो। मैंने सपोज ये वाला कार्बन ले लिया यहाँ पे, इस कार्बन को मैंने लिख लिया यूं ऐसे। अभी देखो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं वो आपको रूल देखना है। अगर डबल बॉन्ड बीच में बच्चों देखे ना, तो क्या करना है कि इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन क्या है, 2 टाइम्स अटैच है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको डबल बॉन्ड दिखता है, रूल है ये, रूल को ध्यान रखना, 2 टाइम्स आपका यहाँ पे क्या है, एक कार्बन से दूसरा कार्बन आपस में अटैच है। तो मैंने इस वाले कार्बन को यहाँ पे ले लिया था। अभी देखो, तो मैं क्या करूँगा, एक कार्बन यहाँ लगा दूंगा, एक कार्बन यहाँ लगा लूंगा। मतलब आप ये समझो कि इस फ्रंट वाले कार्बन के साथ इस फ्रंट वाली कार्बन से ये वाला कार्बन कितने टाइम अटैच है बेटा, 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 बार अटैच है, तो 2 बार अटैच मैंने जोड़ दिया ना, नंबरिंग कर देते हैं, 1 ये 2, तो ये 1 कार्बन यहाँ लिखा था, 2 मैंने दो को यहाँ लिख दिया, 2 and 2। मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों कार्बन क्लियर है। अब 2 के साथ भी तो 1 अटैच है, हम ऐसे भी तो बोलेंगे कि 2 कार्बन एट सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन के साथ पहला कार्बन भी तो 2 बार अटैच है सर, तो उसको भी कर लेते हैं। तो सेकंड से एक बार ये कार्बन जोड़ दो यहाँ पे 1 वाला, एक बार यहाँ जोड़ दो, तो ये 1 and 1, दिस इज द एक्सपांशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द रियल एक्सपांशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब कैसे मैंने बताया कि मैं नंबरिंग कर लो 1 and 2, तो 1 अगर डबल बॉन्ड बीच में है तो क्या करना है कि पहला कार्बन दूसरे कार्बन से 2 बार अटैच है, और फिर ऐसे भी बोलो कि दूसरा कार्बन पहले कार्बन से 2 बार अटैच है। अगर बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि पहला कार्बन दूसरे कार्बन से 3 बार अटैच है, और दूसरे कार्बन पहले कार्बन से भी 3 बार अटैच है, तो उसको हम वैसे एक्सपांड करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? ये रूल समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। एक बार और इसको मैं समझाता हूँ और सिंपल तरीके से। देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, चलो इसको और एक बार समझते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे जो एक कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है, वो सेकंड कार्बन से 2 बार अटैच है, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड नेचर, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैसे करो, इसको एक्सपांड करो, कार्बन यहाँ लिख लो ना, इस पर 1 कर लो, बैलेंस ही आपको 4 रखनी है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 कर लो। अभी इस कार्बन के साथ ये दूसरा कार्बन 2 बार अटैच है ना, तो एक कार्बन यहाँ लिख लो, एक कार्बन यहाँ पे लिख लो, तो ये दूसरा कार्बन है, ये भी दूसरा कार्बन है। अब उल्टा देखो, और दूसरा कार्बन भी तो आपका पहले कार्बन से 2 बार अटैच है कि नहीं, ये आपको बात समझ में आ रही है? मतलब ये वाला भी तो इससे अटैच है, तो इसको आप फिर से एक्सपांड कर लो। यहाँ पे ये पहला कार्बन है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, हो गया आंसर। बस दिस इज द एक्सपांशन, दिस इज करेक्ट एक्सपांशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब आते हैं हम लोग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये मैंने बना लिया, इसका एक्सपेंशन समझ में आएगा। देखो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो मैंने 1 कार्बन को यहाँ बना लिया। चलो, ये आपका 1 कार्बन हो गया, इसकी वैलेंसी 1 ओपन थी, तो मैं क्या बोलूँगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो पहला कार्बन दूसरे कार्बन से 3 बार अटैच है, और दूसरा कार्बन भी पहले कार्बन से 3 टाइम अटैच है, तो 3 कार्बन आप बना लो यहाँ पे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बैलेंसी आपकी देखो 4 बराबर आपकी बनी रहेगी। फिर क्या करना है, अभी एक एक बार तो अटैच कर दिया ना, अभी क्या करना है कि ये वाला कार्बन कौन सा है, सेकेंड सेकेंड एंड सेकेंड, तो पहले कार्बन से दूसरा कार्बन 3 कार्बन आपके ज्वाइन हो चुके हैं। अब उल्टा भी तो देखो कि ये जो सेकंड कार्बन है, उसके साथ पहला कार्बन कितनी बार अटैच होगा, बताओ जरा, वो भी तो 3 बार अटैच होगा, तो एक बार तो यहाँ पे दिख गया है, बाकी 2 बार देखो यहाँ बना लो, ये पहला कार्बन पहला देखो इधर है, इसके साथ भी यहाँ पे 2 बार बना लो, ये पहला कार्बन, ये भी पहला, इसके साथ भी 2 कार्बन आपका, ये भी पहला ये भी पहला, हो गया ना। अरे एक तो यहाँ पे अटैच है ना, इसलिए 2 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का एक्सपेंशन यहाँ पे हो गया है। समझ में आ गया होगा, इजी है एक्सपेंशन। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका एक्सपेंशन करके दिखाओ। तो इसका एक्सपेंशन भी आसान है, मैं कार्बन को 1 मान लेता हूँ, नाइट्रोजन को सेकंड मान लेता हूँ, जरा एक्सपेंशन करो।
कार्बन मैंने यहाँ लिख लिया, ये 1 कार्बन है। जब ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब 3 टाइम्स अटैच होगा आपका, तो मतलब एक कार्बन से नाइट्रोजन 3 टाइम अटैच है, तो 3 वाला नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, ये तीसरा नाइट्रोजन, मतलब इसका नंबरिंग कर दो 2 2, ये 2 एटम है। अब उल्टा देखो, अब उसी नाइट्रोजन से देखो ये कार्बन वो भी 3 बार अटैच होगा, तो एक बार तो यहाँ पे आ चुका है, बाकी 2 बार देख लो, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके 3 बार जो कार्बन भी तो अटैच हो चुके हैं नाइट्रोजन से, तो दिस इज द कंप्लीट एक्सपांशन। क्लियर यहाँ पे हो गया होगा, यस। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का भी, लास्ट केस है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर ये वाला केस मिलता है तो एक्सपांशन हम कैसे करेंगे, तो कार्बन को 1 मान लो, ऑक्सीजन को सेकेंड मान लो, तो कार्बन यहाँ पे 1 आ गया, इसकी 2 वैलेंसी इधर ओपन है। ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन से ऑक्सीजन 2 बार अटैच है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। अभी उल्टा देखो तो उस ऑक्सीजन से भी तो कार्बन 2 बार अटैच है, तो एक बार हो चुका है, एक बार यहाँ जोड़ लो, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, हो गया इसका आपका एक्सपांशन। तो ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। और यहाँ पे आपको रूल्स भी यहाँ पे प्रॉपर दिख रहे हैं, ये देखो आपका, इसको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ये वाला आपको दिख रहा है, अभी बताया मैंने। डबल बॉन्ड वाला सिस्टम देखो ये दिख रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम इसके इक्विवेलेंट है। तो ये आपके यहाँ पे इतने रूल्स हो गए हैं। अब इस रूल्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप सेफ रहो बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।